जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नया ऑप्शन बन के उभरी थी, तो क्या जन स्वराज पार्टी भी लग रहा है बिहार में? नहीं, आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में कोई समानता नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक व्यवस्था थी। हमारा और जन स्वराज में ज्यादातर जो मेरे साथी हैं, हम लोग का आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। बिहार में जो है मतलब बहुत जातिवाद देखा गया, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी जाति पर आधारित पॉलिटिक्स करती हैं। तो क्या आप भी किसी एक जाति के आधार पर काम? पहली बात तो ये जो आपकी समझ है कि बिहार में जाति ज्यादा है, ये जातिवाद ज्यादा है, ये सिरे से गलत है। अभी जैसे राहुल गांधी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि 50% जो सीमा है आरक्षण की उसको तोड़ी जाएगी, और भी कई सारे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या जन स्वराज पार्टी भी इसी पे काम देखिए, हम लोग ये नारेबाजी का हमारे लिए विषय नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, लेकिन भागीदारी का आधार जनसंख्या नहीं, मेरिट है, काबिलियत है। लेकिन इसी देश में ये मेरिट के नाम पर ही एक ही तरह के जाति के लोगों को रखा जाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। नहीं, बिल्कुल ये जन स्वराज तो की जन स्वराज की ये जो सोच है, बिल्कुल कि हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जिसको आप काबिल कहते हो, वो किसी न किसी जाति का है, और हर जाति में काबिल व्यक्ति है। अगर कब्जा सिर्फ एक ही तरह की जाति के लोगों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मीडिया में आप कोई भी मेरे को दलित आदिवासी एडिटर बताइए। देखिए, ये तो राहुल गांधी की भाषा है। नहीं, राहुल गांधी की नहीं, मैं तो बहुत चिंता की बात ये नहीं है कि मीडिया में एडिटर किस जाति के हैं। चिंता की बात ये है कि दलित समाज के बच्चे या अति पिछड़ा समाज के बच्चे जब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो एडिटर भी कम होंगे। नहीं, थोड़ा सा मैंने भी बिहार में जब रिपोर्टिंग की थी पिछले चुनाव में, तो जब मैं डोम समाज के बीच में गई तो उन्होंने खुद बताया, मूसर समाज के बीच में गई, कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको वहां से भगा दिया जाता है, या तो उनको अलग बिठाया जाता है या उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है। तो पढ़ने ना दिया जाना भी तो यहाँ पे है कि स्कूल तो है लेकिन पढ़ने नहीं। आपने उसी मन से कहा था कि आपकी सरकार आ जाएगी तो 1 घंटे में शराबबंदी जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन जो गांधी थे वो तो इसके खिलाफ थे कि शराब। बिल्कुल ये गांधी को समझने वाले लोग कभी ये कह ही नहीं सकते हैं। गांधी जी शराब के खिलाफ थे, शराबबंदी करके। शराब के ही खिलाफ मैं आ रहा हूँ उस पे। कोई बड़ा आदमी शराब जो पी रहा है तो घर बैठ के पी रहा है शराब, उसको तो कोई नहीं पकड़ रहा है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग जो आज बिहार के जेलों में बंद हैं, उसमें मेजॉरिटी तो वही गरीब समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। इसलिए शराबबंदी के कानून को हटाया जाना चाहिए। कश्मीर में जो हमला हुआ, लगता है आपको कोई सुरक्षा चूक हुई? यार, इस पर भी राजनीति कर रहे हो भाई। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहने के लिए आपको बिहार क्यों आने की जरूरत है? आप दिल्ली से ही बात कर देते। मोदी जी आकर यहाँ बोले, ट्रेन की घोषणा कर रहे हैं, तो आप देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है कि भाई हमें ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाकर मजदूरी करें। नमस्कार, इस समय हम बिहार के पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, और चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और इन चुनावों में प्रशांत जो है जन स्वराज पार्टी को भी उतार रहे हैं, और पूरी 243 सीटों से ही आप सोच रहे हैं लड़ाने? नहीं, सोच नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग संकल्पित हैं। ये घोषणा करी हुई है कि इस बार जन स्वराज बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप पहले भी कई पार्टीज के साथ काम कर चुके हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रह चुके हैं, कई सारी पार्टी के नेताओं को सक्सेसफुल भी बनाया है, तो आपकी खुद की अब पार्टी है, इसमें क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? क्या वही रणनीति प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए कि मेरी ये खुद की पार्टी नहीं है। बिहार में पिछले कई वर्षों से, यूं कह लीजिए कि 2-3 दशकों से राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से दो ध्रुवीय राजनीति यहाँ रही है। लालू नीतीश के आगे समाज ने पिछले 30-35 साल में देखा ही नहीं है, और 2 ध्रुवीय राजनीति में समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी से डर के भाजपा नीतीश को वोट देता है, और कुछ समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी वर्ग है जो कि भाजपा से डर के लालू जी को वोट देता है। ये वोट पॉजिटिव वोट नहीं है, उनके फेवर का वोट नहीं है। ऐसा जैसे मान लीजिए कि यहाँ 18% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वो लालू जी को इसलिए नहीं वोट देते हैं कि वो राजद को पसंद करते हैं या राजद ने उनके लिए कुछ किया है या विकास किया है या भागीदारी दी है।
वो सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वो भाजपा को दे नहीं सकते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यहाँ भाजपा एनडीए को वोट देता है, उसको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए। तो ये जो राजनीतिक विकल्पहीनता रही है, जिसकी वजह से बिहार का एक बड़ा तबका राजनीतिक बंधुआ मजदूर की तरह वोट करता रहा है, जहां नेता ये जानता है कि हम काम करें न करें, सामने वाले के डर से जनता हम ही को वोट देगी। जन स्वराज के आने के बाद, एक विकल्प मिलने के बाद, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी और लोग जो विकल्प की तलाश में थे, जन स्वराज का प्रयास है कि वो एक ईमानदार सशक्त विकल्प उनके सामने हो, ताकि जनता सबसे बेहतर जो उनको लगे उसको चुन सके और बिहार में भी व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा में एक सही कदम उठाया जा सके। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नया ऑप्शन बन के उभरी थी, तो क्या जन स्वराज पार्टी भी लग रहा है बिहार में इस तरह नहीं, से? आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में कोई समानता नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक व्यवस्था थी। हमारा और जन स्वराज में ज्यादातर जो मेरे साथी हैं, हम लोग का आंदोलन में कोई यकीन नहीं है। आंदोलनों के जरिए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। आंदोलन वैसा तेज हथियार है जिससे कि आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, व्यवस्था को बदल सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो पहला फर्क आम आदमी पार्टी और जन स्वराज में यह है कि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, हम लोग आंदोलन से निकले हुए पार्टी नहीं है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण बड़ा फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी में कुछ लोग जिन्होंने अपने आप को सही बताया, वो लोगों ने बताया कि हमारे पास समाज को सुधारने का, व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक तरीका है जिसका नाम जन लोकपाल है। ये हम आएंगे, ये कानून बनाएंगे, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे समाज सुधर जाएगा। जिसके बिल्कुल उलट जन स्वराज में हम हर भाषण में, हर मंच से कहते हैं कि भाई एक प्रशांत किशोर आए या 100 प्रशांत किशोर आ जाए, आपका कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए सजग नहीं होंगे और वोट उसके अनुसार नहीं करेंगे, तब तक आपका सुधार नहीं हो सकता है। और ये दोनों फर्क ये बताता है कि आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल अलग प्रयोग है, जन स्वराज अलग प्रयोग है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये आगे की बात है, लेकिन जहां तक प्रयास का सवाल है, आज बिहार में एक बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि जो प्रयास जन स्वराज के बैनर के तहत हो रहा है, ये एक ईमानदार प्रयास है, एक सकारात्मक प्रयास है और सबसे ज्यादा बिहार में एक ऐसे प्रयास की जरूरत है, रही है। और लोग, जबकि 50-60% ऐसे लोग हैं जो लालू नीतीश भाजपा से ऊब चुके हैं, एक नए विकल्प की तलाश में इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जन स्वराज एक उम्मीद की किरण है। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन जन स्वराज के अगर पोस्टर पे हम लोग देखें तो अंबेडकर हैं, गांधी हैं और दोनों ही आंदोलन करते रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जन स्वराज के पोस्टर पर जो दो चेहरे हैं उसकी गहराई को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल बना और उसमें दो चेहरे लगा दिए गए कि अच्छा ये चेहरे लगा देंगे तो इससे वोट आ जाएगा। जब मैंने ये अभियान शुरू किया तो इस पूरे प्रयास में सिर्फ गांधी जी का ही पिक्चर था। फिर जब मैं 2 साल चला और जो समाज को मैंने देखा, जो अध्ययन किया, जो हमारी समझ बनी, तो हम लोगों ने ये पाया कि जब हमारी लड़ाई जो है विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, जन स्वराज की सीधी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की राजनीतिक विचारधारा से है। तो जो हमारा समाज का अध्ययन है कि भाजपा के विचारधारा से कौन लोग लड़ रहे हैं, भाजपा के विचारधारा से लड़ने वाले लोग, कई लोगों को लगता है कि मुस्लिम उनके खिलाफ लड़ रहा है, कुछ लोग बताते हैं हिंदू के ये जाति उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उस तरह से नहीं देखते हैं। मैं ऐसे देखता हूं कि कौन से वो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं जो भाजपा से सरोकार नहीं रखते हैं या भाजपा के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और मैंने पाया कि जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं वो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं है। ऐसे ही जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो भी आज जो भाजपा की विचारधारा है उससे सहमत नहीं है। तीसरा, जो कम्युनिस्ट की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा से सहमत नहीं है। और चौथा, जो लोहिया जयप्रकाश जी की समाजवाद में भरोसा रखते हैं वो लोग भी भाजपा को ये विचारधारा को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये करीब करीब आधा हिंदू समाज है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले बार जो भाजपा को वोट आया है, भाजपा को करीब करीब 35% वोट आया, लेकिन जिन सीटों में उन्होंने कंटेस्ट किया है एवरेज उनको 40% वोट आया है। 80% हिंदुओं के समाज में अगर भाजपा को 40% वोट आया है, इसका मतलब है कि 50% से कम हिंदुओं ने ही भाजपा को वोट दिया है, क्योंकि मुसलमानों का वोट तो वो मांगते भी नहीं है, उनको मिलता भी नहीं है। तो हमें आपको ये समझने की जरूरत है कि 50% हिंदू कौन है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। वो 50% हिंदू वही है जो मैंने आपको बात बताई, जो इन 4 विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जन स्वराज की जो राजनीतिक फिलोसफी विचारधारा है कि जो हिंदू समाज विचारधारा के आधार पर भाजपा से सहमत नहीं है, उनके और
मुसलमानों के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में, सिख के बीच में एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बनाया जाना चाहिए ताकि विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ाई लड़ी जाए। अब इसमें कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ऑलरेडी दल है, जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, लोहिया जयप्रकाश जी को मानने वाले हैं, उन्होंने भी अपना दल और दुकान खोल रखा है। दो जो विचारधारा है, गांधी जी के नाम पर विशुद्ध तौर पर यहाँ कोई दल नहीं है जो गांधी जी की विचारधारा को बढ़ा रहा हो, ऐसे ही बाबा साहब की विचारधारा के विशुद्ध फॉलोअर यहाँ कोई नहीं है। इसलिए इन दोनों विचारधारा के लोगों को जोड़ा जाए, इसलिए वो दो तस्वीर आपको जन स्वराज के झंडे पर दिखती है। आपने 2 अक्टूबर को लॉन्च की थी पार्टी, और 2 अक्टूबर क्योंकि गांधी जयंती भी है, तो पोस्टर में हालांकि गांधी और अंबेडकर दोनों हैं, लेकिन 2 अक्टूबर ही क्यों चुना? क्या आपकी पार्टी में गांधी को वेटेज नहीं, 2 अक्टूबर इसलिए चुना कि 2 अक्टूबर 2022 को हमने पदयात्रा शुरू की, और जब उसके 2 बरस हुए, 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए, लोग तैयार हो गए कि एक नया दल बनना चाहिए, तो हम लोगों ने 8 बैठकें यहाँ पर बापू सभागार में की अलग अलग समाज के वर्गों के साथ, और ये पूछा कि अब इसको दल, इस अभियान को दल बनाया जाना चाहिए क्या, और अगर बनाया जाना चाहिए तो कब बनाया जाना चाहिए। तो लोगों ने तय किया कि 2 तारीख को आपने शुरू किया था तो 2 तारीख को ही बनाया जाए, लेकिन उसी 2 तारीख को ये घोषणा हुई कि आज से जब ये दल हम लोग बना रहे हैं, तो पहला दिन जो था दल का 2 अक्टूबर, उस दिन ये घोषणा हुई कि आज से दल के जितने भी झंडे हैं, जो भी हम लोग के उस तरह के कार्यक्रम होंगे, उसमें बाबा साहब और गांधी जी को दोनों को साथ में रखा जाएगा। और ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं था, 550 बैठकें, जब दल का संविधान बन रहा था तो 550 बैठकें बिहार में की गई। 3 महीने की प्रक्रिया चली जिसमें दल का संविधान लिखा गया, और उस संविधान को अडॉप्ट किया गया 2 अक्टूबर को। और उस संविधान के अडॉप्ट करने में एक बात यह भी थी कि आगे से दल के झंडे पर बाबा साहब और गांधी जी दोनों का चित्र होगा। आपने उसी मन से कहा था कि आपकी सरकार आ जाएगी तो 1 घंटे में शराबबंदी जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन जो गांधी थे वो तो इसके खिलाफ थे कि शराब। बिल्कुल बिल्कुल, ये गांधी को समझने वाले लोग कभी ये कह नहीं सकते हैं। गांधी जी शराब के खिलाफ थे, शराबबंदी करके, शराब के ही खिलाफ मैं शराबबंदी, मैं आ रहा हूं उस पे। गांधी जी के लिए शराबबंदी जो है, शराबबंदी वो सामाजिक प्रयास था। गांधी ने न कहीं लिखा न कहीं बोले, उन्होंने आज तक, मैं तो खुलेआम कहता हूं कि गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ कोई वाक्य मुझे दिखा दीजिए जहां उन्होंने ये कहा हो कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। गांधी जी ने यह कहा कि समाज को, सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि शराब का सेवन न बढ़े। ये तो मिस इंटरप्रिटेशन है कि गांधी जी ने कहा, मान लीजिए कि अपने व्यक्तिगत जीवन में शाकाहारी थे और उन्होंने कहा कि शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार कहे कि भाई जो शाकाहारी नहीं रहेगा उसको जेल में डाल देंगे। शराबबंदी तो बिल्कुल ही गलत कानून है। इसलिए भी गलत है कि शराबबंदी यहां लागू है ही नहीं, ये तो सिर्फ कानून लागू है। और शराब तो घर घर बिक ही रही है, शराब की दुकान बंद है लेकिन शराब तो घर घर बिक रही है। और बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास। और सबसे बढ़कर जो इस कानून को जिन महिलाओं के नाम पर बनाया गया, आज सबसे ज्यादा पीड़ित तो वही महिलाएं हैं। खासकर समाज के जो दबे कुचले, पिछड़े, वंचित, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। जब शराबबंदी के कानून के वजह से उनको पकड़ा जाता है, उनको परेशान किया जाता है, वही लोग तो आज जेल में हैं। उन्हीं लोगों को तो पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है। कोई बड़ा आदमी शराब जो पी रहा है तो घर घर बैठ के पी रहा है शराब, उसको तो कोई नहीं पकड़ रहा है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोग जो आज बिहार के जेलों में बंद हैं, उसमें मेजोरिटी तो वही गरीब समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। इसलिए शराबबंदी के कानून को हटाया जाना चाहिए। जैसे आपने पद यात्रा की है और आप महिलाओं के बीच में गए, तो मेरा ये अगला सवाल यही था कि जब महिलाओं के बीच में गए और उनको पता चला कि अगर हम प्रशांत को चुनेंगे तो वो शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे, तो उन महिलाओं का क्या रिएक्शन? बिल्कुल उनका रिएक्शन, मैं जब पदयात्रा किया तब नहीं, कल भी मैं सभा कर रहा था और मैं महिलाओं से पूछता हूँ कि भाई बताओ, घर घर से देखिए, पहली बात तो हम लोग क्या हटा रहे हैं? हम उस गलत कानून को हटाने की बात कर रहे हैं जिसमें शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। अगर शराब सही मायने में बंद होता तब तो ये सवाल उठता कि भाई इसको रखना चाहिए कि हटाना चाहिए। मैं तो हमेशा यहां पर कहता हूं नेताओं से, मान लीजिए भाजपा वाले कह रहे हैं शराबबंदी बड़ा अच्छा है, तो मैं कहता हूं भाई अगर इतना अच्छा है तो तुमने इतना अच्छा कानून खाली बिहार के लोगों के लिए क्यों रखा है? पूरे देश में लागू कर दो।
ये इतना बड़ा एहसान आप लोग बिहार के लोगों पर क्यों कर रहे हैं? अगर शराबबंदी से फायदा है, महिलाओं को फायदा है, तो क्या आपको लगता है कि देश भर की महिलाओं को वो फायदा नहीं मिलना चाहिए? तो बिहार की महिलाओं को ही ये फायदा क्यों देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? भाई पूरे देश में भाजपा की सरकार है, शराबबंदी लागू कर दो। ये तो बिहार की गरीब जनता को वोट लेने के लिए बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि शराबबंदी लागू हो जाएगी, तुम्हारे घर के लोग शराब नहीं पिएंगे, तो उससे तुम पर हिंसा रुक जाएगी, आप एम्पावर्ड हो जाओगे, आपके पास घर में पैसा बचने लगेगा। भाई जो पुरुष है वो तो 100 में 60 परिवार के लोग वो तो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उन पर शराबबंदी कहाँ लागू? वो तो महाराष्ट्र में है, वो तो गुजरात में है, वो तो तमिलनाडु में है, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो मजदूरी कर रहे हैं। बिहार में जो है मतलब बहुत जातिवाद देखा गया और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी जाति पर आधारित पॉलिटिक्स करती हैं। तो क्या आप भी किसी एक जाति के आधार पर काम करेंगे? पहली बात तो ये जो आपकी समझ है कि बिहार में जाति ज्यादा है, ये जातिवाद ज्यादा है, ये सिरे से गलत है। क्या महाराष्ट्र में वोकालिंगा लिंगायत की राजनीति नहीं होती है? क्या आंध्र प्रदेश में रेड्डी कम्मर कापू की राजनीति में महत्ता नहीं है? क्या महाराष्ट्र में मराठा कुनबी की बात नहीं हो रही है? क्या गुजरात में क्षत्रिय और पटेल्स की बात नहीं होती है? फिर बिहार को ही सिंगल आउट क्यों किया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ जाति ही होती है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जाति समाज की एक सच्चाई है और जो भी समाज का हिस्सा है, सामाजिक जीवन का हिस्सा है, वो थोड़ा कम या ज्यादा राजनीति में भी दिखेगा। तो उस नजरिए से बिहार में भी जाति की महत्ता है, सामाजिक तौर पे है तो राजनीतिक तौर पर भी होगा। लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अगर जो लोग बताते हैं कि बिहार में हर व्यक्ति जाति के आधार पर ही वोट देता है, तो आप मुझे बताइए कि मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक आदमी भी यहां नहीं रहता है। किसने वोट दिया मोदी जी को? जो 18% मुसलमानों की एक बड़ी आबादी लालू जी को वोट देती है, वो तो लालू जी की जाति का नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उसको वोट देता है उनको। तो जाति के आधार पर ही हर एक आदमी वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा वर्ग समाज का जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर वोट दे रहा है, ये सच्चाई नहीं। मोदी सीधा लड़े भी नहीं ना, नीतीश ने पार्टी जीती। नहीं, मोदी सीधा भी लड़े यहाँ पर। 2015 में मोदी जी चुनाव लड़े थे और 35% भाजपा के गठबंधन को वोट आया था। तो 35% तो भाजपा के और मोदी जी की जाति के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। जो और भी जैसे राहुल गांधी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि 50% जो सीमा है आरक्षण की उसको तोड़ी जाएगी, और भी कई सारे नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या जनसुराज पार्टी भी इसी पे काम देखिए, हम लोग ये नारेबाजी का हमारे लिए विषय नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, लेकिन भागीदारी का आधार जनसंख्या नहीं, मेरिट है, काबिलियत है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप भी तो यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 243 सीट हमें टिकट देना है। अब बिहार के समाज में 243 लोग ही तो नहीं है काबिल तो 243 से बहुत ज्यादा लोग भी हैं। तो पहला क्राइटेरिया है काबिलियत। अगर आपको काबिल तो होना ही होगा, समाज का सही व्यक्ति होना होगा, तभी जनसुराज आपको कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 1000 ऐसे सही लोग, काबिल लोग बिहार से चुन लिए गए, टिकट 243 को मिलना है, तो फिर उनमें बंटवारा कैसे होगा? तब वो बंटवारे का आधार आपकी जनसंख्या है कि अगर 18% मुसलमान है तो उनको निश्चित तौर पर 40-42 सीट मिलना चाहिए। अगर 30-35% अति पिछड़ा है तो निश्चित तौर पर 70 सीट अति पिछड़ा समाज के काबिल लोगों को मिलना चाहिए। तो काबिलियत पर कोई समझौता नहीं है। हाँ, काबिलियत के बाद समझौते बंटवारे का आधार आपकी जनसंख्या हो सकती है। लेकिन इसी देश में ये मेरिट के नाम पर ही एक ही तरह की जाति के लोगों को रखा जाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। नहीं, बिल्कुल ये जनसुराज की जनसुराज की ये जो सोच है, बिल्कुल कि हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है, जिसको आप काबिल कहते हो, वो किसी न किसी जाति का है और हर जाति में काबिल व्यक्ति है। अगर कब्जा सिर्फ एक ही तरह की जाति के लोगों, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मीडिया में आप कोई भी मेरे को दलित आदिवासी एडिटर बताइए। देखिए, ये तो राहुल गांधी की भाषा है। नहीं, राहुल गांधी की नहीं, मैं तो बहुत चिंता की बात ये नहीं है कि मीडिया में एडिटर किस जाति के हैं। चिंता की बात यह है कि दलित समाज के बच्चे या अति पिछड़ा समाज के बच्चे जब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं
तो एडिटर भी कम होंगे। नहीं 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 देखिए, बिल्कुल गलत बात है। आप पहले नहीं सुन सरकारी लीजिए। नहीं, इंस्टीट्यूट में नहीं, आरक्षण की वजह से जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत आपका नजरिया है। अभी जातीय जनगणना हुई है बिहार में। जातीय जनगणना में बताया गया कि 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आरक्षण लागू कर दीजिए या कोई मेजर लगा दीजिए, कौन सी ऐसी नौकरी है जहां 12वीं पास न किए हुए व्यक्ति को जगह मिल जाएगी? तो जब आप लोग मूल नहीं पकड़ के नाराबाजी करने वाली बात कि इसमें कैसे आप भागीदारी बढ़ा देंगे, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब समाज का एक वर्ग का बच्चा पढ़ेगा नहीं, इसी बिहार में सामान्य वर्ग के 15% नहीं, अब पढ़ने नहीं दिया जाएगा। हाँ, पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो पढ़ने नहीं दिया जाना, तो फिर वो मेरिट मतलब कैसे? नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाने के क्या वजह है? पढ़ने नहीं दिया जाना ऐसा तो है नहीं कि कोई कानून बना के कहा जा रहा है कि स्कूल है और वहां नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। पढ़ने नहीं दिए जाने के पीछे की ये वजह यह है कि जहां पर दलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे, वहां अच्छे स्कूल नहीं है और उन समाज के पास इतना पैसा साधन है नहीं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। तो जनसुराज ने क्या कहा कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी प्राथमिकता पढ़ाई है। और हमने ये कहा कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था जब सुधारने में चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, क्योंकि हम लोग ये नहीं मानते कि एक दिन में इसको सुधार सकते हैं, तब तक समाज के हर गरीब तबके के बच्चे को ये सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार भरे। क्योंकि आपका स्कूल 5 वर्ष नहीं सुधरेगा तो 5 वर्ष में लड़के का उम्र तो निकल गया, अब वो तो दोबारा पढ़ने नहीं आ सकता है। तो मूल बात जो है कि जब तक आप शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, बाबा साहब ने तो यही बात कही, सबसे पहले तो शिक्षा की बात करी, तो यहां तो शिक्षा की बात हो नहीं रही है। जब तक आप बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं तब तक कोई भी सुविधा, कोई भी जगह आपको मिलनी नहीं है। रिजर्वेशन एक तरीका है, लेकिन रिजर्वेशन एक तरह से समझिए कि पेड़ पर लगा हुआ फल है, लेकिन फल तक पहुंचने के लिए आपको पेड़ पर तो चढ़ना पड़ेगा। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो सारे लोग कह रहे हैं आरक्षण दे दिया, भाई दलितों को तो आरक्षण मिला हुआ है पहले से, आज से नहीं 78 साल से मिला हुआ है, राजनीतिक आरक्षण मिला हुआ है, आपके एमएलए एमपी बन रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने समाज का कुछ वो भला कर पाए? थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने भी बिहार में जब रिपोर्टिंग की थी पिछले चुनाव में, तो जब मैं डोम समाज के बीच में गई तो उन्होंने खुद बताया, मूसर समाज के बीच में गई, कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको वहां से भगा दिया जाता है, या तो उनको अलग बिठाया जाता है या उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता है। तो पढ़ने ना दिया जाना भी तो यहाँ पे है कि स्कूल तो है लेकिन पढ़ने नहीं। ये आप बिल्कुल ही आप गलत बात कह रहे हैं। और इस तरह की आज भी वो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको सैकड़ों ऐसे गांव दिखा दूंगा जहां पर कि अति पिछड़ा समाज के, कुशवाहा समाज के, ब्राह्मण समाज के, दूसरे समाज के लोग भी यही कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसा अगर होता कि बिहार के किसी गांव में एक स्कूल है जहां सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं या ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं और खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है, और बगल में दलित समाज का गांव है वहां स्कूल नहीं है, तब ये आपकी बात मान लेता है। बिहार में तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही जब ध्वस्त है तो उसमें दलित समाज के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे और सामान्य परिवार के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे। फर्क बस इतना है कि सामान्य परिवार के पास, उसके पास स्कूल सरकारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके पास जमीन है, उसके पास पैसा है थोड़ा बहुत ज्यादा दलितों के मुकाबले, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बड़ा अच्छा है और दलित समाज के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। यहाँ पर तो एक जो नफरत है दलितों के प्रति, वो एक सवर्णा को नहीं भगाया जाएगा स्कूल से, दलित को भगाया जाता है। मेरे पास आज भी रिपोर्टिंग है, संभव है। देखिए, एक एनेक्डोटल बात करना और एक उसका जनरलाइजेशन कर देना, दोनों में फर्क है। यहीं पर मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने हम भाई, अरे कितने भी रहे, मुख्यमंत्री थे ना। आप कह रहे कि स्कूल में बच्चों को भगाया जा रहा है, मांझी जी को यहाँ मुख्यमंत्री समाज ने स्वीकार किया है, कैसे आप बात करते हैं? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दलित समाज के प्रति कोई ऐसी विद्वेष की भावना नहीं है या उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए रोक रहा हूं कि इसका जनरलाइजेशन मत कीजिए। ये मत कीजिए कि हर व्यक्ति, हर गांव, हर समाज, हर का नहीं कह रही बात आप। बिहार में आज भी डोम जाति ऐसी है ना जो गांव के बाहर रह रही है और अनटचेबल। पहली बात समझिए कि एक तो डोम जाति की जो संख्या है, मैं भी 2 साल यहाँ 5-5,500 गांव में पैदल चला हूं, तो जो डोम जाति की संख्या है वो उनकी नोमैडिक लाइफ है और बहुत छोटी संख्या में, शायद ही कोई डोम का टोला आपको ऐसा मिलेगा जहां 15, 20, 25 से ज्यादा परिवार मिले। मुझे 2.5 साल में मुझे लगता है कि एक ही कोई ऐसा टोला मिला जहां 100 घर डोम का है। तो एक तो वो बहुत छोटा पॉपुलेशन है,
वो भी बिखरा हुआ है, और वो ज्यादातर ये सूप और दौरी वगैरह, डालिया वगैरह बनाते हैं लोग, और रोड के किनारे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब वो नोमैडिक लाइफ में है, समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, तो उनके और उनके बच्चों की परेशानी और ज्यादा है। लेकिन दलित समाज की अगर आबादी यहाँ 18% है, तो उसमें डोम समाज की आबादी शायद 0.5% से भी कम होगी। यहाँ पर और जो दूसरी उपजातियां हैं अनुसूचित जाति के, वो उनकी बड़ी संख्या है। और ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि किसी पासवान समाज के या किसी मुसहर समाज के या किसी चमार समाज के या किसी रजक धोबी को या पासी को, उसके बच्चे को इसलिए भगा दिया जाएगा क्योंकि वो उस जाति को बिलोंग करता है। समाज में थोड़ी बहुत हो सकती है बात, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और जब वो मुद्दे आते हैं उस पर कमेंट भी होता है, उस पर लोग हल्ला भी करते हैं। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह देना कि दलित समाज के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं कहूंगी कि सबको, लेकिन आज भी यहाँ पर यह हकीकत है। दलित समाज के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था किसी के लिए है ही नहीं। शिक्षा तो बहुत बड़ा सवाल ही है यहाँ पे, शिक्षा, रोजगार और यहाँ पे स्वास्थ्य, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन एक जो मेरिट की बात हुई थी, मैं बस वही से ये बातचीत निकली थी। भाई, जब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तब तक मेरिट अपने आप नहीं आ जाएगा। और दूसरा, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि कोई जब ये कहता है कि भाई दलित समाज का या अति पिछड़ा समाज का या ओबीसी समाज को आपको मदद करने की जरूरत है क्योंकि उसमें मेरिट कम है। मेरिट कम नहीं है, उसको मेरिट बनाने की वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। भाई, आप इसको ऐसे देखिए, अगर आप सामान्य परिवार के बच्चे हैं और आप स्कूल में गए हैं पढ़ने, शाम में आप आए, आप ट्यूशन करते हैं, आपके घर में बिजली है, आपके खाने की सुविधा है, आपके घर वाले आपकी चिंता करते हैं। संभव है कि उसी के मुकाबले कोई अगर अनुसूचित जाति समाज का लड़का उसी स्कूल में गया है, वापस आता है, उसको घर में जाकर खेत में काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, उसके घर में शायद बिजली नहीं है, तो निश्चित तौर पे इसलिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उसको पढ़ने की सुविधा तो हो। अभी तो मुसीबत यह है कि उसके पढ़ने की कोई चिंता ही नहीं कर रहा। आप लोग ये रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो कि बिहार में सिर्फ 3% लड़के ही क्यों, दलित समाज के बच्चे क्यों 12वीं पास कर रहे हैं। बिल्कुल की जाएगी। बस एक आखिरी सवाल लूंगी मैं, पहला कि आप मतलब इस समय अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, और एक चीज इसी में जोड़ूंगी कि आप लगातार तेजस्वी और उनकी शिक्षा पर जो है सवाल करते हैं, जबकि संविधान जो है मत देने का अधिकार एक उसको भी देता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता है। बिल्कुल, लेकिन पहले बात समझ लीजिए, हम लोग की लड़ाई जो है वो सीधे एनडीए से होगी। जनसुराज और एनडीए में सीधा मुकाबला होगा, तो हम लोग की लड़ाई एनडीए से है। दूसरी बात आपने जो पूछी कि क्यों मैं कहता हूं कि तेजस्वी 9वीं फेल, देखिए, हम लोग वो मानने वाले लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन का आपकी समझदारी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। इसी देश में बहुत सारे बड़े लीडर ऐसे हुए हैं जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। कामराज इतने बड़े मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े लीडर थे, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि परिस्थितिवश आपकी ऐसी स्थिति रही, समाज में आपके पास स्कूल नहीं था, पैसा नहीं था, या आप आंदोलन में रहे, जेल में चले गए, नहीं पढ़ाई कर सके। लेकिन कोई अगर मुख्यमंत्री का लड़का है, जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, जो डीपीएस आरके पुरम दिल्ली में पढ़ता है, वो व्यक्ति 9th पास न करे, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उसकी सोच क्या है। उसके काउंटर में तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, मैं 9वीं फेल नहीं हूं, मैं 9वां पास हूं, उसके बाद क्रिकेट खेलता था। भाई, उसके बाद आपने क्रिकेट भी नहीं खेला। आपके पिताजी का पार्लियामेंट में आप स्टेटमेंट देख लीजिए, लालू जी ने खुद कहा कि भाई मेरा लड़का क्रिकेट कहाँ खेल रहा हूं, तो खाली उससे लोग पानी ढोवा रहा है। मान लीजिए कि आपकी ये भी बात मैं मान लेता हूं कि आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेलना जब छोड़ा उसके बाद आकर आप पढ़ाई कर लेते। तमाम परिवार, हम लोग मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं जो बताते हैं कि मेरे बाबूजी बहुत गरीब थे, वो हमको पढ़ा नहीं पाए। लड़कियां मिलती हैं, शादी हुई, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया, मैंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रेजुएशन की। क्यों? क्योंकि वो महिला या वो बच्चा, उसके मन में पढ़ाई के प्रति सम्मान है। वो ये जानता है कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे उसका जीवन सुधरेगा। तो जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, जब आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं, आपके पास हर समय वो सुविधा है कि जब आप चाहें तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। आप बाबा साहब को देख लो, कितनी बार उन्होंने अपना करियर छोड़कर वापस पढ़ाई करने वो गए, क्यों गए? अगर ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या थी। भाई, तेजस्वी यादव को कौन रोक रहा है? आज आप 10th क्लास का एग्जाम देके पास हो जाइए, आज ग्रेजुएशन कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप समझते हैं कि इससे पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। तो जब समाज का नायक इस तरह की सोच रखेगा,
तो कैसे आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे? कैसे समाज में वो जागृति लाएंगे कि शिक्षा ही वो अधिकार है, वो हथियार है जिससे तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ सकता है? यही सवाल क्या मोदी जी से भी रहेगा? बिल्कुल, रोज ही कर रहे हैं। अब तो कल ही मोदी जी को आकर बोले, मोदी जी आकर यहाँ बोले, ट्रेन की घोषणा कर रहे हैं। तो आप देखिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है कि भाई हमें ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाकर मजदूरी करें। ये तो अंग्रेज भी यहां से जहाज चलाते थे, जहां से यहां से बिहार देश से लोगों को ले जाते थे, लोगों को मजदूरी कराने के लिए बाहर दूसरे देशों में। तो मोदी जी ने कहा कि धोलेरा से बॉम्बे तक जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर श्रमिक परिवारों को दिक्कत ना हो इसके लिए ट्रेन चलेगा। अरे वाह, तो फैक्ट्री लगेगी धोलेरा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और श्रमिक जो हैं वो यूपी और बिहार के बच्चे बनेंगे। क्या ट्रेन उसके लिए चलाई जा रही है? ट्रेन तो इसलिए चलाई जानी चाहिए थी कि हम लोग के बच्चे उस ट्रेन पर बैठ के पढ़ने जाते। ट्रेन इसलिए चलनी चाहिए थी कि यहाँ से सीमेंट, छड़, स्टील यहाँ के फैक्ट्री में बनता और बाहर जाता। ट्रेन वैसी चलनी चाहिए जो यहाँ से सब्जी और अनाज यहाँ से उन ट्रेन से भर के जाए। अगर जिन बिहार से चलने वाली ट्रेन में बिहार के युवा, बिहार के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जा रहे हैं मजदूरी करने, ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम लोग को नहीं चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ उस पे बस ये लास्ट रहेगा। कश्मीर में जो हमला हुआ, लगता है आपको कोई सुरक्षा चूक हुई या देखिए, कुछ इस पे आप? सबसे पहले तो घटना निंदनीय है। किसी निहत्थे व्यक्ति को मारना, इस तरह का आतंकी कार्रवाई तो मानवता के खिलाफ है, तो उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये कुकृत्य जिसने भी किया है, जिसने भी कराया है, जो भी उसमें शामिल है, उस पर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई सरकार तो दावा कर रही थी कि आतंकवादियों को हमने खत्म कर दिया, आतंक खत्म हो गया, उनमें बिल्कुल हमारी विजय हो गई। तो ये दिखाता है कि आतंक और आतंकवादियों की जड़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सरकार चाहे जितनी नारेबाजी कर ले, उनको और सजग होने की जरूरत है, वरना निहत्थे बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी। और तीसरी और अंतिम बात, ये यार इस पर भी राजनीति कर रहे हो भाई। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहने के लिए आपको बिहार क्यों आने की जरूरत है? आप दिल्ली से ही बात कह देते। आपने कानपुर का अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, बिहार आए, और बिहार से आकर आप इस बात को कह रहे हैं कि आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। ये बात तो आप दिल्ली से कहकर भी चल सकते थे। रहे हैं तो आपको पता होगी। नहीं, ये बात तो मोदी जी दिल्ली में कह के तब भी आ सकते थे बिहार, लेकिन उसको बिहार में आकर कहना है। क्यों? क्योंकि यहां चुनाव है। तो ठीक है, हर लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना राजनीति करने का अधिकार है, और मोदी जी इस तरह की राजनीति करते हैं तो जनता धीरे धीरे देख रही है, और जनता इसको समझती भी है। धीरे धीरे अब जनता इसको समझ भी रही है, तो इसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। आप द मूक नायक पर देख रहे थे मीना कोटवाल के साथ प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, जहां पे हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।